तो लोकी के डूम्सडे में रोल से लेकर स्पाइडरमैन 4 के विलन तक, कैंग की वापसी से लेकर स्नाइडरवर्स के राइट्स के बिकने तक और डूम्सडे के कंसेप्ट आर्ट्स की सच्चाई से लेकर ब्लैक एंड व्हाइट स्पाइडरमैन नॉयर तक इस हफ्ते काफी सारी न्यूज निकल कर आई मार्वल और डीसी से, जिसके साथ साथ हमने कई जबरदस्त रूमर भी सुने। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आपका स्वागत है सुपर न्यूज के नए एपिसोड में, जहां हम पूरे हफ्ते की सुपर हीरो न्यूज आपके सामने रखेंगे, वो भी छोटे से ट्विस्ट के साथ। तो शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली न्यूज से, जहां रूसो ब्रदर्स का फाइनली स्टेटमेंट आ गया है हाल ही में लीक हुए सीक्रेट वॉर्स के कंसेप्ट आर्ट्स के ऊपर। तो द हॉलीवुड रिपोर्टर से बात करते हुए रूसो ब्रदर्स ने कहा कि जो कंसेप्ट आर्ट्स लीक हुए हैं वो ना ही डूम्सडे के हैं और ना ही सीक्रेट वॉर्स के, और इन आर्ट वर्क्स की वजह से कुछ भी स्पॉइल नहीं हो रहा है। तो रूसो ब्रदर्स ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, पर सच्चाई क्या है? तो देखा जाए तो काफी सारी सफाई करने की कोशिश की जा रही है, पर मामला यही साफ हो जाता है कि अगर ये कंसेप्ट आर्ट्स कुछ भी लीक नहीं कर रहे थे तो फिर इन्हें आर्टिस्ट के पेज से हटवाया ही क्यों गया? इन सब के ऊपर आप याद करो, जब एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद रूसो ब्रदर्स से पूछा गया कि क्या अगली एवेंजर्स मूवी का टाइटल इन्फिनिटी वॉर में कहीं बोला गया है, तो उन्होंने मना कर दिया था, जबकि डॉक्टर स्ट्रेंज के डस्ट बनने से पहले का डायलॉग ही था कि वी आर इन द एंड गेम नाउ। तो पहले की ही तरह रूसो ब्रदर्स लीक हुई चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप लोग जानते हो कि हम फैंस अपनी थ्योरीज के साथ कभी नहीं रुकने वाले। अब अगली अपडेट डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 2 से है। तो सीजन 2 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और उसके कुछ सेट फोटोज भी सामने आए हैं, जो आप सब अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इन फोटोज में हम कैरन को देख सकते हैं एक अलग लुक के साथ, वही एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स भी हमें देखने को मिल रही है। वैसे भी डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 के एयर होते टाइम ही ये न्यूज आ गई थी कि फॉगी और कैरन हमें सीजन 2 में दिखने वाले हैं। इन सब के ऊपर हाल फिलहाल मार्वल ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन से जुड़े कुछ कॉमिक पैनल्स शेयर किए, जहां जो फॉगी का पैनल दिखाया जा रहा है वहां एक ट्विस्ट है जिसमें आगे जाकर फॉगी बच जाता है। तो अब देखना यह है कि ऐसा सीरीज में होगा कि नहीं। हमारी अगली अपडेट है जॉनथन मेजर्स की तरफ से। तो यूएसए टुडे से बात करते हुए जॉनथन ने अपनी विश सामने रखी कि अगर मार्वल उन्हें दोबारा से बुलाता है तो वो कैंग का रोल दोबारा से प्ले करना चाहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अपने बाकी को स्टार्स के साथ काम करने में कितना मजा आया था, तो वो वापस जरूर आना चाहेंगे। हालांकि अब देखा जाए तो जॉनथन मेजर्स की कैंग का कंप्लीट रिटर्न थोड़ा मुश्किल है, पर कैंग का रिटर्न पॉसिबल है। जिस तरह की फैन थ्योरीज अभी फैंडम में चल रही है उस हिसाब से एवेंजर्स डूम्सडे में हमें कैंग दिख सकता है। बस जॉनथन मेजर्स का इस रोल में दिखना मुश्किल है, क्योंकि बेशक उन्हें उनकी क्राइम की सजा मिल गई हो, अब कई फैंस ऐसे भी हैं जो कि इंप्रेस हुए थे जॉनथन मेजर्स की परफॉर्मेंस से, पर ओवरऑल जैसी डिज्नी की हिस्ट्री रही है यहाँ पे जॉनथन मेजर्स का वापस आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमारी अगली न्यूज स्पाइडर नॉयर से है। तो प्रोजेक्ट से जुड़े एक्टर ल्यूकस हास ने बताया कि स्पाइडर नॉयर सीरीज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट और कलर दोनों में होगी। उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सीरीज की शूटिंग पूरी तरह ब्लैक एंड व्हाइट में करी गई है, जहां उन्होंने आगे बताया कि सीरीज की फुटेज किसी 30s या 40s के फुटेज की तरह दिख रही है, जो कि बहुत डीप और नॉयर वाइब दे रही है। अब अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही अच्छा क्रिएटिव टेक माना जाएगा, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि स्पाइडरमैन नॉयर की दुनिया बहुत डार्क और रूथलेस है। ये एक ऐसा यूनिवर्स है जहां अंकल बेन को वल्चर खा गया था, और यहाँ क्राइम और सिंडिकेट की जड़ बहुत डीप और डार्क है। तो एक ऐसे यूनिवर्स और एक ऐसी स्टोरी का डिपिक्शन इसी डार्कनेस की तरह होना चाहिए, और यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट पैलेट चुनना एक अच्छा क्रिएटिव चॉइस माना जाएगा। हमारी अगली न्यूज है हमारे पनिशर जॉन बर्नेथल के बारे में, कि उन्होंने इनिशियली डेयरडेविल बॉर्न अगेन के लिए मना कर दिया था। तो एंटरटेनमेंट वीकली के साथ बात करते वक्त जॉन ने बताया कि जब उन्होंने बॉर्न अगेन की इनिशियल स्टोरी सुनी थी तब उन्होंने पनिशर के रोल के लिए मना कर दिया था। उनका मानना था कि वो फ्रैंक कासल के कैरेक्टर को इस तरह बना रहे थे जैसा वो नहीं है। वो स्टोरी पनिशर के एसेंस को कैच नहीं कर पा रही थी, और फिर प्रोजेक्ट के राइटर्स बदल दिए गए और पनिशर सीरीज के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स को भी लाया गया, और तब जाकर जो पार्ट पनिशर का लिखा गया उसके लिए जॉन मान गए। तो देखा जाए तो अपने कैरेक्टर के लिए किसी एक्टर का डेडिकेशन उस कैरेक्टर को स्क्रीन पर और इफेक्टिव बना देता है, और इसका इंपैक्ट हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के एपिसोड 4 में महसूस भी हुआ, जहां मैट और फ्रैंक का कन्फ्रंटेशन सीन जबरदस्त था। वही अपनी इस बात के साथ जॉन ने आने वाले पनिशर स्पेशल के बारे में भी बता ही दिया कि वो एमसीयू में अपने रोल में कोई कमी नहीं रहने देंगे। हमारी अगली न्यूज ब्रेव न्यू वर्ल्ड से जुड़ी है। तो एम्पायर मैगजीन के साथ बात करते हुए जियान कार्लो एस्पोसितो ने बताया कि वो ब्रेव न्यू वर्ल्ड में ओरिजिनली एक दूसरे कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले थे। उन्होंने कहा कि उन्हें इनिशियली बताया गया था कि वो किसी किंग कोबरा नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे, पर जब मूवी मार्च 2024 से आगे पुश कर दी गई तब मूवी के डायरेक्टर नेट मूर ने जियान कार्लो से कहा कि वो कुछ चेंजेस करने वाले हैं, और फिर उन्हें साइड वाइंडर का रोल दे दिया गया। अब टेक्निकली ये एक लेट डाउन ही है, क्योंकि कॉमिक्स में किंग कोबरा एक्चुअली सर्पेंट सोसाइटी का लीडर था। किंग कोबरा, जिसका असली नाम था क्लाउस वोरहीज, वो एक पुराना मुजरिम होता है जिसे एक रेडियो एक्टिव सांप डस लेता है, जिसके बाद क्लाउस एक एक्सपेरिमेंटल एंटी
टॉक्सिन इंजेक्ट करके दो केमिकल्स की कॉम्बिनेशन से अपनी सरपेंट पावर्स हासिल करता है और आगे जाकर वो सरपेंट सोसाइटी का लीडर बनता है। तो कुछ ऐसा कैरेक्टर जियान कार्लो को सूट भी करता, पर देखा जाए तो इस चेंज का उतना असर पड़ता नहीं क्योंकि एग्जीक्यूशन ओवरऑल वीक ही थी। हमारे हिसाब से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में साइड वाइंडर का प्लॉट बिल्कुल सेंसलेस था। अब मार्वल से हमारी अगली न्यूज है क्रेवन द हंटर को लेकर, जो कि अपने डिजिटल रिलीज में धूम मचा रही है। क्रेवन द हंटर इसी महीने 13 मार्च को नेटफ्लिक्स पर रिलीज करी गई और उसके स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ये मूवी पूरे यूएस में सेकंड रैंक पर है, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बिल्कुल डिजास्टर साबित हुई थी, जहां इसका ओवरऑल ग्लोबल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ $60 मिलियन रहा। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखा जाए तो इसका रीजन ये है कि क्रेवन द हंटर कभी थिएट्रिकल रिलीज के लिए बनी ही नहीं थी। एक्चुअली अगर आप ओटीटी मूवीज के पैटर्न को उठाकर देखोगे तो ओटीटी मूवीज के प्लॉट जनरली छोटे होते हैं और वो ओवर द टॉप एक्शंस पर ज्यादा रिलाय करते हैं। आप एग्जांपल के तौर पर एक्सट्रैक्शन और रेड नोटिस जैसी मूवीज उठा लो, इनके प्लॉट्स बहुत छोटे थे तो एक क्विक फ्लिक की तरह इन मूवीज को देखा जाता है। क्रेवन द हंटर कुछ ऐसी ही मूवी थी, यहाँ कोई भारी स्टोरी कैरी नहीं करी गई, हालांकि इसमें दिखने वाले स्मॉल और क्विक एक्शन सीन्स इसे परफेक्ट ओटीटी मूवी बनाते हैं और यही सारे रीजन है कि क्रेवन द हंटर ओटीटी पर हिट हो चुकी है। अब बात करते हैं डीसी की न्यूज की। तो जैसे जैसे नए डीसीयू की पहली मूवी सुपरमैन की रिलीज डेट नजदीक आ रही है, वैसे ही ट्विटर पर स्नाइडर फैंस एक्टिव हो गए हैं और इस बार वो आए हैं सेल द स्नाइडरवर्स टू नेटफ्लिक्स का नारा लेकर। अब ये कुछ ट्वीट से शुरू हुआ और देखते ही देखते इस मामले ने सोशल मीडिया पर ट्रैक्शन पकड़ लिया। अब इस मामले को जेम्स गन ने पहले ही एड्रेस किया था और कहा था कि आज तक का सबसे वैकिएस्ट हैशटैग देखा है उन्होंने, और उन्होंने आगे बताया कि ना ही नेटफ्लिक्स और ना ही खुद जैक स्नाइडर कोई इंटरेस्ट दिखा रहे हैं स्नाइडरवर्स के राइट्स को एक्वायर करने के लिए। तो अब बात ऐसी है कि डीसी फैंस एक सीजनल मूड का शिकार हो चुके हैं कि जब भी कोई डीसी प्रोजेक्ट सामने आता है ये उसके अगेंस्ट एक्टिव हो जाते हैं और एंड में सब कुछ वेस्ट चला जाता है। अब नए डीसीयू को इस इशू से थोड़ा जल्दी ही डील करना पड़ेगा। डीसी से अगली न्यूज है कि जेसन मोमोआ को सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो में लोबो के रोल में कास्ट कर लिया गया है। जिमी किमेल लाइव शो में बात करते हुए जेसन मोमोआ ने बताया कि वो किस तरह से बचपन से ही लोबो के फैन रहे हैं और जब जैक ने उन्हें कांटेक्ट किया था तो उन्हें लगा था कि वो डीसीयू में लोबो का रोल प्ले करेंगे, पर उन्हें उस टाइम एक्वामैन मिल गया था। पर इस बार जेसन मोमोआ डीसीयू में लोबो के रोल में आ रहे हैं। अब सुपरगर्ल की ये मूवी खुद इसी नाम की कॉमिक्स पर बेस्ड है, जो सुपरगर्ल की वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज में से एक है। अब आते हैं रूमर जोन पर। तो सबसे पहली रूमर डूम्सडे को लेकर है और इनसाइडर एलेक्स पेरेस के हिसाब से मूवी एक रेस की तरह होगी जहां सारे हीरोज और मूवी का मेन विलन डॉक्टर डूम लोकी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि मल्टीवर्स के रास्ते को कंट्रोल किया जा सके। तो इस रूमर के हिसाब से लोकी बहुत सेंट्रल फिगर होगा डूम्सडे के प्लॉट का। तो धीरे धीरे ये रूमर्स कुछ ज्यादा ही सामने आते जा रहे हैं क्योंकि हमने अभी तक जितने भी थ्योरीज और रूमर्स देखे हैं उन सब में एक चीज कॉमन है और वो है लोकी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि लोकी कितना सेंट्रल होगा इस मूवी के लिए। अब हमारी अगली रूमर है स्पाइडरमैन 4 से। तो स्कूपर माई टाइम टू शाइन हेलो के हिसाब से स्पाइडरमैन 4 के विलन की कास्टिंग कर ली गई है और इस मूवी में एक फीमेल विलन होने वाली है और वो सेडी सिंक नहीं है। अब ये रूमर सामने आते ही सारे फैंस ने डिड्यूस कर लिया कि ये विलन जरूर ब्लैक कैट होने वाली है। अब फेलिसिटी जोन्स हमें ऑलमोस्ट द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दिखने वाली थी पर वो कभी हो नहीं पाया। तो फैंस को इस बार उम्मीद है कि शायद स्पाइडरमैन 4 में हमें ब्लैक कैट देखने को मिले, पर देखा जाए तो ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच में होने के नाते स्पाइडरमैन 4 ग्राउंडेड मूवी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पेसिंग का इशू आ सकता है यहाँ। वहीं सेडी सिंक भी जीन ग्रे वाले रूमर्स को रोक नहीं रही है। उनका खुद का कहना है कि वो जीन ग्रे वाले रूमर्स को एंजॉय कर रही हैं। तो इस हिसाब से हमारा मानना है कि स्पाइडरमैन 4 एक कॉस्मिक मूवी होने वाली है। तो दोस्तों ये थे इस हफ्ते की सारी सुपर न्यूज और खतरनाक रूमर्स। कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा जबरदस्त लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।